हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो कि है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये आपको बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ रीट के एग्जाम में भी काफ़ी सहायता करने वाला है। तो चलो पढ़ते हैं हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम को ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इसके अनुसार निश्चित आयु वर्ग के बालकों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार ने अप्रैल 2010 में इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया है। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। अब दूसरा तथ्य हम देखते हैं, सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूल का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों यानी एसएमसी द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। तीसरा है, गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, जिसमें पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इस अधिनियम का मुख्य तत्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। दूसरा है स्थानीय संस्थाओं के कर्तव्य। स्थानीय संस्थाएं भी राज्य सरकार के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करेंगी। फिर तीसरा है विद्यालय का दायित्व। सरकारी विद्यालय में तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी ही साथ निजी शिक्षण संस्थानों को भी आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। फिर चौथा है इसमें दंड की व्यवस्था। किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक दंड देना कानूनन अपराध है और विद्यालयों में इसका प्रयोग न किया जाए। अगला है इसमें अनुत्तीर्ण होना। किसी भी बच्चे को कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। अगला है मान्यता। कोई भी स्कूल जिसे मान्यता न ली हो चलाया नहीं जा सकता। मान्यता उन्हीं स्कूलों को दी जाएगी जो मान्यता संबंधी नियम पूरे करेंगे। विद्यालय परिवर्तन का अधिकार। यदि कोई बालक किसी भी कारणवश अपना विद्यालय परिवर्तन करना चाहता है तो उसे विद्यालय परिवर्तन का अधिकार होगा। फिर अगला है केंद्र तथा राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम को लागू करने में जो व्यय होगा यानी जो खर्चा होगा, केंद्र सरकार उसका ब्यौरा तैयार करेगी तथा प्रांतीय सरकारों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। अगला है इसमें माता पिता का कर्तव्य। माता पिता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को या अपने बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाए। अगला है इसमें शुल्क। कोई भी विद्यालय अभिभावकों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले सकता। अगला है अनिवार्य प्रवेश। कोई भी विद्यालय जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बालक को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता।
प्रवेश तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी बालक को प्रवेश देने से मना न किया जाए। अगला है प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं को विद्यालय स्थापना का अधिकार। इस अधिनियम के लागू होने के 3 सालों के अंदर राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थाओं को ऐसे क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने होंगे जहां पर स्कूल नहीं है। अगला है प्रांतीय सरकारों के कर्तव्य। प्रांतीय सरकारें निश्चित आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रवेश तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगी। साथ ही स्कूल भवन, अध्यापक और अध्यापन सामग्री की भी व्यवस्था करेंगी। फिर है वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई बालक 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश न लेकर बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश लेता है और 14 वर्ष तक की आयु में उसी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाता, तो भी उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा ही दी जाएगी। फिर अगला है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। केंद्र सरकार इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करे। अगला है परीक्षा। शैक्षिक सत्र के अंत में बालकों की परीक्षा ली जाए। शिक्षा पूरी करने वाले बालकों को प्रमाण पत्र भी दिए जाए। अगला है प्रांतीय सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकारों को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम, उपनियम एवं अधिसूचना बना सकते हैं तथा उसकी निगरानी के लिए भी वो प्रबंध करेंगे। अगला है शिक्षा के अधिकार की निगरानी एवं शिक्षा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर विद्यालय में जाकर इस बात की देखभाल एवं परीक्षण करेगा कि बालकों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं या नहीं तथा उन्हें जो शिक्षा दी जा रही है उसका उन बालकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला देखते हैं हम अध्यापक कर्तव्य। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह अपना कार्य पूरी निष्ठा से करे, समय से स्कूल आए, पाठ्यक्रम पूरा करे, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करे तथा समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन करे। अगला है छात्रों की संख्या। 40 बालकों पर एक शिक्षक की नियुक्ति हो। अगला है राज्य सलाहकार परिषद। राज्य सरकारें इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी। अगला हम देखते हैं शिक्षक की रिक्तियों को भरा जाना। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे, अर्थात जितने शिक्षकों के पद हैं उनमें से खाली पदों की संख्या 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है प्रबंधन समिति। सभी निजी स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में जनप्रतिनिधि, अध्यापक तथा अभिभावकों की सहभागिता भी होगी। अब अगला है अध्यापक। केंद्र सरकार अध्यापकों की नियुक्ति के मानक, न्यूनतम योग्यता तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी। अगला है इसमें अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मानक को अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकेगी। अगला है विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 वर्ष से ऊपर की आयु के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था करेगी। फिर ट्यूशन।
कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। अगला है इसमें मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, इसे व्यापक बनाया जाए। अगला है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18 एवं 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन सरकार या निर्दिष्ट अधिकारी के पूर्व मंजूरी के बिना संसिद्ध नहीं किया जाएगा। अगला है विद्यालय विकास योजना। सभी सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक होंगे। यह समिति विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की देख रेख के साथ ही विद्यालय के विकास के लिए योजना भी तैयार करेगी, जिससे बालकों को सफल एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।